सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, नमस्कार। परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अपन चल रहे थे, पहले पढ़ रहे थे मतलब भारत में बैंकिंग प्रणाली। तो अपने जो मेन पॉइंट चल रहा था, हाँ, जो मेन पॉइंट चल रहा था इसमें भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वो रिजर्व बैंक के बारे में चल रहा था। और रिजर्व बैंक के जो कार्य बताए थे मैंने आपको, रिजर्व बैंक के कितने कार्य बताए थे मैंने आपको? 7, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक के जो 7 कार्य हैं उसमें से लास्ट का जो काम था, लास्ट का जो कार्य था, क्या बताया था मैंने? साख नियंत्रण। तो मैं आपको बता रहा था साख नियंत्रण के बारे में, ठीक है ना भाई। साख नियंत्रण किसको कहा जाता है? तो साख नियंत्रण का एक सामान्य सा अर्थ बताया था मैंने, साख नियंत्रण, ठीक है ना। ये जो साख शब्द है इसका एक सामान्य सा अर्थ है ऋण। भाई साख को यहां पर आप क्या समझे? ऋण, ठीक है ना। अपनी भाषा में, ये लिखी हुई भाषा में नहीं है, इकोनॉमिक्स की किताब में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको कि रिजर्व बैंक ऋणों का नियंत्रण करता है, ठीक है ना। किताब में आपको लिखा हुआ दिखेगा साख नियंत्रण, लेकिन इसका जो सामान्य सा जो अर्थ है वो है ऋणों का नियंत्रण। तो देश में रिजर्व बैंक देश के विकास को प्रभावित करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, गरीबी बेरोजगारी को कम करने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए, औद्योगिक विकास करने, मतलब कितने ही काम है। यूं मान लो कि पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए साख का विस्तार करना और साख का संकुचन करना, ये क्या कहा जाता है? साख नियंत्रण। ये मैं आपको बता रहा था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि साख नियंत्रण के उपाय। तो साख नियंत्रण के उपायों को कितने भागों में बांटते अपन है? मैंने आपको बताया था ना, साख नियंत्रण के उपाय कितने कितने भागों में बांटते हैं? साख नियंत्रण को 2 भागों में बांटते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साख नियंत्रण के उपाय कितने हैं, तो 2, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक जो साख नियंत्रण है उसका उद्देश्य या उसका काम क्या है कि इस प्रकार के उपाय, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास जिनसे पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मात्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा या मुद्रा का परिमाण एक साथ प्रभावित होता है, एक साथ। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर रिजर्व बैंक के द्वारा सीआरआर में वृद्धि कर दी जाती है तो पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? आप बताओ। पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? घटेगी। और अगर सीआरआर को कम कर दिया जाता है तो बढ़ेगी पूरी अर्थव्यवस्था में। भाई पूरी अर्थव्यवस्था को यूं मान लो कि अपना पूरा देश सभी राज्य, ठीक है ना, तो वहां पर मुद्रा की पूर्ति या तो एक साथ बढ़ेगी या एक साथ घटेगी। मात्रात्मक साख नियंत्रण में इसी को शामिल किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा था मात्रात्मक साख नियंत्रण के कुछ छोटे छोटे प्रयास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो ये सीआरआर है, ठीक है ना, एक बताया था एसएलआर के बारे में, फिर अपन पढ़ रहे थे बैंक दर के बारे में, बैंक दर, और इसके बाद में अपने देखा था रेपो दर, ठीक है ना, और इसके बाद में रिवर्स रेपो दर। तो अपन ने ये भी पढ़ लिया था, सीआरआर पढ़ लिया, एसएलआर पढ़ लिया, बैंक रेट भी पढ़ लिया था, और ये चल रहा था, ठीक है ना। हाँ, ये चल रहा था। तो मैं आपको बैंक दर के बारे में बता रहा था, रेपो दर के बारे में बताने वाला था, इसके बारे में बताने वाला था। एक मैंने इधर लिखा था एमएसएफ। मैंने आपको ये समझाया था कि इनमें एक रिलेशन है। अगर व्यापारिक बैंकों के द्वारा, ठीक है ना, व्यापारिक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन उधार ली जाती है और उस पर जो ब्याज दर लगाई जाती है आरबीआई के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? बैंक दर। व्यापारिक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से अल्पकालीन उधार ली जाती है, अल्पकालीन, तो उस पर जो ब्याज दर ली जाती है उसको क्या बोला जाता है? रेपो रेट। व्यापारिक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से अति अल्पकालीन, कौन सी? अति का मतलब क्या है? कुछ घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ठीक है ना,
तो अति अल्पकाल के लिए जो उधार ली जाती है उस पर ब्याज दर लगाई जाती है, उसको बोला जाता है एमएसएफ, ठीक है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोला जाता है। ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, लेकिन ये 2012 से शुरू की गई थी, ठीक है ना। एक इसके बारे में आपको बता रहा था, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। भाई ये रेपो रेट, ये रेपो रेट, ठीक है ना। इस रेपो रेट में कौन किससे उधार ले रहा है, व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार ले रहे हैं। इस रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाता है, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से उधार ले रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, रिवर्स, उल्टा, ठीक है। तो रेपो रेट में और इसमें क्या रिलेशन है, भाई ये भी अल्पकालीन उधार पर लगाई जाने वाली ब्याज दर है, ये भी अल्पकालीन उधार पर लगाई जाने वाली ब्याज दर है, लेकिन इसमें व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं और इसमें रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से उधार लेता है, बस अंतर ये। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, 6.5, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट कितनी है, 3.35 वर्तमान में, लेटेस्ट में। तो रेपो रेट ज्यादा और रिवर्स रेपो रेट कम, यानी व्यापारिक बैंक जब रिजर्व बैंक से उधार ले तो रिजर्व बैंक उनसे ब्याज लेता है ये, और जब खुद उधार लेता है किन से, व्यापारिक बैंकों से, तो फिर उनको ब्याज दर देता है ये। तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि भाई रिजर्व बैंक की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो व्यापारिक बैंकों से उधार ले, ठीक है ना। वो तो केवल क्या है, उनको एक फैसिलिटी उपलब्ध कराता है कि अगर उनके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है, वो मार्केट में भी सप्लाई नहीं हो रहा है, लोन में उठाव कम है, तो रिजर्व बैंक क्या करता है, उन बैंकों को मोटिवेट करता है कि इस पैसे को हमारे पास डाल दो, ठीक है ना, लेकिन हम लेंगे इसको इस रेट पे, फिर हम लेने के बाद में इस पैसे को किसी दूसरे को उधार दे देंगे, तो उधार देंगे इस रेट पे, ठीक है ना। तो बीच में जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस का वो लाभ कमा लेता है, ठीक है ना ये। लेकिन अपन जनरल भाषा में अपन बोलते हैं, जनरल भाषा में कि ये जो रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो जनरल भाषा में ये है कि आप यूं समझ लो कि रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से उधार ले लेता है, ये तो है जनरल लैंग्वेज, लेकिन एक्चुअल में रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से कोई उधार नहीं लेता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखें, रेपो रेट के बारे में, ठीक है। लिखो रेपो रेट, रेपो रेट, ये लिख लें। हिंदी में तो देखो कि नाम कुछ अटपटा है, लेकिन इसको बोला ऐसे ही जाता है, वरना इसका है रीपर्चेजिंग ऑफर रेट, रीपर्चेजिंग ऑफर रेट ऐसे बोला जाता है इसको, ठीक है ना, रीपर्चेजिंग ऑफर रेट, यानी हम जो ये खरीद रहे हैं आपसे सिक्योरिटीज वगैरह, इसको हम वापस आपको दे देंगे, इस प्रकार का इसका अर्थ होता है। लेकिन ज्यादातर इसको क्या है, 99% हमेशा रेपो रेट के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो लिखिए आप, व्यापारिक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को, व्यापारिक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर अल्पकालीन तौर पर जो उधार ली जाती है, उस उधार पर रिजर्व बैंक के द्वारा, उस उधार पर रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों से, रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों से जो ब्याज दर वसूल की जाती है, जो ब्याज दर वसूल की जाती है, उससे रेपो रेट कहा जाता है, उससे क्या कहा जाता है, रेपो रेट, ठीक है ना। वर्तमान में यह 6.5% है, ठीक है ना। अब इसका जो इफेक्ट है किस पर, मनी सप्लाई पर इफेक्ट, इसका इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, शायद बार बार लिखने की जरूरत है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेपो रेट बढ़ेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, घटेगी, और रेपो रेट घटेगी तो इसका इफेक्ट आपको पता चल गया। भाई ये इफेक्ट भी देखना पड़ता है आपको, क्या कॉन्सेप्ट समझना है। ये बढ़ेगी तो बैंकों के द्वारा लोन देना क्या हो जाएगा, महंगा, बैंकों के द्वारा लोन देना क्या हो जाएगा, महंगा।
तो व्यापारिक बैंक भी क्या अपनी ब्याज दरों को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जब ब्याज दरों को बढ़ा देंगे तो मार्केट में लोन लेने वाले ज्यादा लोन लेंगे, कम लोन लेंगे, कम लेंगे। और कम लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, घटेगी। और एक इफेक्ट और पैदा होगा इससे, अगर ये रेपो रेट बढ़ती है, बैंक रेट बढ़ती है, ठीक है, तो एक इफेक्ट और पैदा होता है कि बैंकों के द्वारा अपनी दरें बढ़ाई जाती है, ब्याज दरें बढ़ाई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो बैंकों में एफडी करवाते हैं, एफडी, तो एफडी पर मिलने वाला ब्याज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों के पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है तो फिर वो बैंकों में पैसा जमा कराना शुरू कर देते हैं। तो जो फालतू पैसा पड़ा हुआ था वो बैंकों में आना शुरू हो गया और बैंकों की तरफ मार्केट में पैसा जाना बंद हो गया, कम हो गया। तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर ये मान लीजिए घटती है तो फिर इसका उल्टा असर हो जाता है। बैंकों की घटती है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये घटेगी तो एफडी की जो दरें हैं, ब्याज दरें, वो क्या होगी, घटेगी। और घटेगी तो ऐसे व्यक्ति जो बैंकों में पैसा जमा कराना सोच रहे थे वो रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो मार्केट का पैसा मार्केट में रह जाएगा, तो मार्केट का पैसा मार्केट में रह गया और इधर से पैसा जाना शुरू हो गया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सीधा असर ये होता है इसका कि रेपो रेट बढ़ेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई घटेगी और रेपो रेट घटेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। ये रेपो रेट के बाद में अगला पॉइंट लिखे आप, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसमें आप लिखें जब रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन उधार ली जाती है और रिजर्व बैंक उस उधार के बदले जो ब्याज दर चुकाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है ना। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ठीक है ना। आगे लिखें अर्थात रिवर्स रेपो रेट से कम होती है। अब इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा वो भी लिखें आप, अर्थात रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से कोई उधार नहीं लेता, वह तो व्यापारिक बैंकों को एक सुविधा उपलब्ध कराता है कि अगर उनके पास, यानी किनके पास, व्यापारिक बैंकों के पास, कि अगर उनके पास अतिरिक्त मुद्रा पड़ी हुई है तो रिजर्व बैंक उनसे कम ब्याज पर उधार लेकर दूसरे क्षेत्र के बैंकों को ज्यादा ब्याज पर उधार दे देता है, ठीक है ना, और खुद भी लाभ उठा लेता है। ये मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में बताया। वैसे तो इसको क्या बोला जाता है किताबों में, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों से जो उधार लिया जाता है, कौन सा, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, तो उसके बदले जो ब्याज दर चुकाई जाती है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन हकीकत क्या है कि रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से किसी प्रकार का कोई उधार नहीं लेता। वो तो बैंकों का बैंक उधार लेगा क्या वो, लेकिन किसी बैंक के पास में ऐसा फालतू पैसा पड़ा हुआ है, उस एरिया में लोन का उठाव नहीं है, आर्थिक गतिविधियां मंद है, तो फिर क्या करें, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि आसाम के बैंकों में उठाव ज्यादा है, तो इधर से लेके इधर से मुद्रा को खींच के और वो मुद्रा की सप्लाई किधर कर दी, उधर कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ब्याज दर है उसको क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। भाई बाई चांस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स रेपो रेट में ब्याज दर में अंतर क्यों है, ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट कम क्यों है, रेपो रेट ज्यादा क्या है, क्यों है। भाई ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि खुद उधार दे मतलब बैंकों को तब तो ले ज्यादा और खुद ले इन बैंकों से तब दे कम, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए, ठीक है ना। अगली दर लिखें आप, स्थायी सीमांत सुविधा, इसको बोला जाता है एमएसएफ, स्थायी सीमांत सुविधा। इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल
स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये इसका पूरा नाम है। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।